अस्सलाम वालेकुम। द राइट वे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से बियॉन्ड करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। बियॉन्ड करंट अफेयर्स के लिए रिसर्च के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो इतनी वर्सेटाइल और कंप्लीट इन नेचर होती हैं कि वो आपके एक चीज़ बहुत सारे पेपर्स के क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही होती हैं और वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कलेक्टिवली सॉल्व कर देती हैं। इसी तनाजुर में हमें कल जो है डॉन ईओएस पेपर में एक ऐसे पब्लिश होता है। डॉन में आपको पता है कि संडे को ईओएस सप्लीमेंट्री पेपर आता है जिसमें मुख्तलिफ मजमून पे कुछ ऐसे लिखे जाते हैं और वो बहुत ही डिटेल इन नेचर होते हैं। और उसी से रिलेटेड एक ऐसे था जो कि मिडिल ईस्ट कॉनड्रम के पर्सपेक्टिव में था, लेकिन उसकी जो उसमें से जो डाटा मिली, जो कंटेंट मिला और जो रिलेवेंसी है वो इतनी डीप है और इतने एड्रेस कर रही है ऐसे पर्सपेक्टिव्स को कि वो आपकी सीएसएस का एज इट इज ऐसे भी आ सकता है। और उसमें आपका पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन एक जो पॉसिबिलिटी है वो हल हो सकता है, उसमें आपकी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हल हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कंटेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज जो है वो कनेक्टेड है और आपको एक ऐसी फॉर्म में आज समझाने की कोशिश करेंगे कि ये आपको सिर्फ जो है सुनाई ना जाए बल्कि आपको समझ भी आए और आपको वाकई वो क्वेश्चन हल कर सकें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव फॉरवर्ड और हम अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे आज। अच्छा, बेसिकली था क्या कि कल यूएस में एक ऐसे पब्लिश हुआ संडे को जिसका नाम था व्हाट नेक्स्ट फॉर द गल्फ। इस ऐसे में बेसिकली ये लिखा गया था एजाज अदर साहब की जानिब से। और ये इस ऐसे की जो स्टार्टिंग डिस्कशन होती है वो ये इसी बात से होती है कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर अभी रिसेंटली वॉर ऑफ चॉइस बाय यूनाइटेड स्टेट्स, वॉर ऑफ सर्वाइवल बाय द ईरान, जो अगर आप इस रिसेंट वॉर को कोई नाम दे तो वो यही है। उस वॉर के जो इम्पैक्ट थे वो सवियर थे, वो इतने सवियर इम्पैक्ट्स थे कि उसने पूरी दुनिया को शेक किया। उसने क्या किया, अब इम्पैक्ट्स वॉर के जो है ना कुछ मेजर इम्पैक्ट्स मैं आपको इकोनॉमिक बताता हूँ। सबसे पहला कि इट नियरली पैरालाइज मैसिव इकोसिस्टम ऑफ ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। दुनिया का 20% ऑयल जो है वो सप्लाईज पेट्रोकेमिकल्स की वो गल्फ स्ट्रीम से गुजरती हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरती हैं और उनके जो बड़े प्रोड्यूसर हैं वो वहीं पर हैं। ठीक है, और इस वार की वजह से जब हार्मस बंद हुआ तो वो शदीद मुतासर हुए, ग्लोबली ऑयल प्राइसेस वर स्काईरॉकेटेड। दूसरा जो इम्पैक्ट था वो आप लोगों को मैंने पहले डिस्कस नहीं किया लेकिन आज कर रहा हूं, वो ये था कि इस वॉर की वजह से जो फर्टिलाइजर स्ट्रेंगुलेशन हुई ना, उसने एक हिसाब से बहुत ही ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया। कैसे होता है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो सब मेजर जो इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट होता है वो एक गैस होती है अमोनिया, वो आती है वो पेट्रो डेरिवेटिव है। अब वो 80% दुनिया की सप्लाई उसकी स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरती है और वो जब बंद हुई तो आप ऐसे समझे कि इसके डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट जो है इस फार्मिंग सेक्टर में भी पड़े, क्योंकि फर्टिलाइजर्स की भी प्राइसेस अप हो गई। कुछ कंट्रीज कंप्लीटली रिलाई करती हैं यहाँ से। तीसरा, ये जो शिपिंग लेन है इसने एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज थी उसको बहुत ही बुरे तरीके से जो है वो डैमेज किया। अब इससे रिलेटेड एक यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया था ड्यूरिंग वॉर के ये जो है ना, अगर वॉर नहीं रुकी तो इट वुड टर्न इनटू अ कैटास्ट्रॉफ की तरफ ये टर्न हो जाएगी। सो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई। उसके अलावा चौथा ये कि इस वॉर ने ना मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया, उसके डायनामिक्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया। एक जो कोटेशन था इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो ये नोट कर लें आपके, देयर वाज अ प्री वार गल्फ एंड देयर इज अ पोस्ट वार गल्फ एंड अ गल्फ सेपरेट्स द टू। That is the statement which totally sums up this war, and this you must remember this, note this or write this, because this is the essential thing which totally sums up this essay as well as the total war. Moving forward, जो पहली चीज डिस्कशन में आई इस वॉर में वो ये थी कि जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रियली क्या था। इन रियलिटी दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट जो है ना, इट वाज नॉट टेम्पररी कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे है कि किसी चीज पे इशू स्टार्ट हुआ, लड़े, बंद, खत्म हो गया। दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट टेम्पररी, इट वाज अ स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट।
रियल कॉन्फ्लिक्ट इज स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल कैसे है क्योंकि 5 डेकेड से यूएस और ईरान की राइवलरी है या उनका जो है मसाइल है। जब से ईरान में रेवोल्यूशन आई 1979 के बाद, तो ईरान और यूएस के रिलेशंस कंप्लीटली बैक ऑफ हो गए, उनके रिलेशंस इंतहाई जो है खराब हुए। एक वो राइवलरी परसिस्टेंट थी जो कि स्ट्रक्चरल थी, दोनों के मतलब एक हिस्टोरिकली वो चलती आ रही थी। दूसरा, ईरान इजराइल की हॉस्टिलिटी, आपको पता है पिछले जून में ईरान जो जुलाई में वॉर हुई थी, उससे पहले भी इसराइल ईरान के दरमियान जो हॉस्टिलिटी है वो चलती रहती है नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू हर हिसाब से। तो और तीसरा जो है पैलेस्टाइन इशू, ठीक है। ये 3 इशू मिलकर जो है ना इसको स्ट्रक्चरल बनाते हैं, और ये 3 इशू एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये तीनों इशू आपस में कलेक्टिव हैं, और इन्हीं तीनों इश्यूज की वजह से ये वॉर टेम्पररी नहीं बल्कि एक डीप स्ट्रक्चरल है, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट। अब ये क्या है कि सिक्योरिटी, इसकी वजह से जो गल्फ की सिक्योरिटी है ना वो नए फेज में आ गई है, एक नया फेज स्टार्ट हुआ है। जैसे वॉर के रिजल्ट्स आहिस्ता आ रहे हैं, जैसे पीस डील साइन हुई है, उसमें पहली जो चीज आई है वो सबको ये कहे जा रहे हैं कि जो यूएस है ना वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था मिडिल ईस्ट में, और ये उसका रोल चेंज होगा। देखिए, इस ऐसे में ये डिस्कशन थी कि यूएस जो है ना वो वहां उसका रोल तो चेंज हुआ है, लेकिन यूएस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट विल रिमेन। जैसे हमने कहा, डिस्कशंस चल रही थी कि आफ्टर यूएस चाइना राइवलरी, और उसके अलावा जो पिवट टू एशिया, और उनका जो फोकस है वो एशिया की तरफ है। लेकिन इस वॉर में जब मार्को रूबियो ने रिसेंट विजिट किया तो उसने कहा था कि इट विल मिडिल ईस्ट विल रिमेन अवर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी, और एंड ऑल द डिस्कशन इज अराउंड दिस थिंग कि यूएस विल रिमेन हेयर। भले उसका रोल चेंज हो गया हो लेकिन वो यही रहेगा। एक और डिस्कशन कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ न्यूज शेयर की थी कि वो अपनी मिलिट्री बेसिस को मूव कर रहा है वेस्टवर्ड, ये भी इस तनाजुर में है। और दूसरी के ईरान कैन नॉट बी इग्नोर नाउ, या जब ईरान पे सैंक्शंस थे तो सबको यही कह रहा था कि ईरान इज नॉट अ हैवी वेट, सबको इसको न्यूक्लियर के तनाजुर से देख रहा था, सबको ये देख रहा था कि इसके पास न्यूक्लियर एक्वायर करेगा, और उसके रिलेशन को एक पर्टिकुलर नजर से देखता था कि कुछ अलाइज हैं, प्रॉक्सीज हैं उसकी, और ये इस तरीके से। लेकिन अब ईरान का रोल चेंज हो गया। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने ब्लॉकेड लगाया, और ब्लॉकेड लगाने के बाद जो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा दुनिया पूरी पे, तो उसके बाद जो है ईरान भी अब इग्नोर नहीं हो सकता। एक ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी का नया फेज स्टार्ट हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, जो नई आगे जो बात होती है वो होती है इस हिस्से में कि कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब याद होगा रिसेंटली प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां आए थे पाकिस्तान, जब उन्होंने वॉर के बाद पहला दौरा पाकिस्तान का किया, तो उन्होंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान, हमें जो मुस्लिम कंट्रीज है, वी नीड टू डिवाइस अलायंस और समथिंग विच इंश्योर कलेक्टिव सिक्योरिटी। और कलेक्टिव सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है इंटरनेशनल रिलेशन में कि अलायंस क्या होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है। इस किस्म के क्वेश्चंस की माइनॉरिटी डिटेल आपको पता हो, ताकि जब भी ऐसे आए कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या फ्यूचर है, क्या मुस्लिम नेशंस कलेक्टिव सिक्योरिटी का ब्लॉक बना पाएंगी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हर्डल्स हैं, वो हम आइडेंटिफाई करके आज हमको आपको बता रहे हैं। और ये जो चीज है ना, पहले आपको समझना होगा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी और अलायंस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक आउटवर्ड लुकिंग अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टेट्स टू डिफेंड अगेंस्ट अ क्लियरली आइडेंटिफाइड एक्सटर्नल एग्रेसर। अब एक आउटवर्ड लुकिंग है, इट्स नॉट इनवर्ड लुकिंग, पहले तो लैंग्वेज समझे। और दूसरा, इसमें क्लियरली डिफाइंड एग्रेसर होता है। आप कुछ मुल्क मिलते हैं आपस में कि हमें एक एक्सटर्नल एक्टर से खतरा है, तो हम आपस में एक अलायंस बनाते हैं, ताकि अगर वो इनकेस हम पे अटैक करे या हमें उनसे लड़ना पड़े तो वी विल बी कलेक्टिवली सिक्योर, वी हैव अलायंस फॉर दैट। इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल मिलती है वो नेटो की मिलती है। नेटो जब फॉर्म हुई थी बेसिकली यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया था और नेटो फॉर्म की थी अमेरिका में। अब इसमें जो होता है अलायंस में, सबसे जो एक और फैक्टर प्रोमिनेंट होता है वो कि उसमें एक डोमिनेंट पावर होती है, ठीक है, और वो प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता है। और उसकी जो है ना इंटरनल डिस्प्यूट्स को भी वही रेगुलेट कर रहा होता है, वही आपको जो है ना मोस्ट ऑफ द कॉस्ट जो डिटरेंस की है या उसको सस्टेन करने की है वो खुद ही बियर कर रहा होता है।
इसमें अब नेटो के केस में कौन है, वो यूएस, ठीक है, और उस केस में कौन था, यूएसएसआर, वार्ता पैक्ट के पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। अब आते हैं कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है ना वो क्या है, अलायंस तो हमने डिफाइन कर लिया। देखिए कलेक्टिव सिक्योरिटी एक इनवर्ड लुकिंग आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, एक आउटवर्ड लुकिंग आर्किटेक्चर था कि आपका एनिमी बाहर है। कलेक्टिव सिक्योरिटी इनवर्ड लुकिंग आर्किटेक्चर है जो कि बिलीव करता है बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर पे, कि आपके सबके दरमियान इससे इतने इश्यूज हो गए हैं कि आपको अब बैलेंस ऑफ पावर चाहिए कि वो किस तरीके से इंश्योर करें। लेकिन जो प्रिंसिपल उसका ये होता है कि ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, ठीक है। ऑन दैट प्रिंसिपल कलेक्टिव सिक्योरिटी इज फॉर्म। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी की रिसेंट एग्जांपल है या सबसे बड़ी एग्जांपल है यूनाइटेड नेशंस। हमने अपनी सॉवरेनिटी को सबमिट किया, बहुत सारी कंट्रीज ने एक अथॉरिटी दी, ग्लोबल प्लेटफॉर्म, मतलब एक सबने मिलकर एक अथॉरिटी बनाई जिसके तहत हम अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे पीसफुली। और इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस आती हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी की, जैसे मैं आपको आगे समझाऊंगा वो जो 5 प्री रिक्विजिट है उसकी वजह से किस तरीके से मिडिल ईस्ट में ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का डायलेमा हो रहा है। अब ये कहता है कि ट्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिमांड डिफ्यूजन ऑफ पावर। देखिए अलायंस में डिफ्यूजन ऑफ पावर नहीं होता, अलायंस में पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, आप एक्सटर्नल एनिमी के साथ रेडी होते हैं लड़ने के लिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी में ये होता है कि आपने बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करना है, तो इस हिसाब से आप सबको, या जो बड़े डिसबैलेंस ऑफ पावर में जो किसी के पास ज्यादा पावर है किसी के पास कम है, तो किसी को डिफ्यूज करनी पड़ेगी अपनी पावर, ठीक है। तो इस हिसाब से कलेक्टिव सिक्योरिटी डिफरेंशिएट करती है अपने आप को, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड, आगे जो चीज डिस्कस थी वो ये थी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी इन द मिडिल ईस्ट, ये चीज एक हाईली पॉसिबल है कि ये आपको बहुत काम आएगी, इसको नोटिस करें, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं। पहली चीज के मिडिल ईस्ट में कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या सिनेरियो है इस वक्त, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट में सक्सेसफुल नहीं हो सकती, उसमें हर्डल्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी फ्लॉज क्या हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि नो सिंगल dominant power fails because the distribution of power is highly asymmetric and contested। देखिए ये मिडिल ईस्ट में ना पावर की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एसिमेट्रिक है, ठीक है। अब उसमें जो है ना एक सिंगल मतलब पावर कंट्री जो है अपने पावर को डिफ्यूज करे, ये हाईली इम्पॉसिबल है। मिडिल ईस्ट में इतना डिसबैलेंस है, ईरान एक पावर हो गया है, सऊदी अरेबिया के अपना एक स्टेटस है, पावर है। उसके अलावा आप देखेंगे तो दूसरी कंट्रीज कुछ कंप्लीटली सिक्योरिटी के हिसाब से रिलाय करती हैं वेस्टर्न कंट्री, यूएस पे। कुछ कंट्रीज जो हैं वो अभी अपने आप को मिलिट्री माइट को डेवलप कर रही हैं, जैसे यूएई और ये। तो इसमें ना आपको सिंगल डोमिनेट पावर वाला जो फैक्टर है ना वो बहुत ही जो उस फैक्टर की जो मतलब ऐसे समझें कि वो एक कंटेस्टेड है, वो उस चीज को एसिमेट्री है उसमें, कि एसिमेट्री कहते हैं कि एक इक्वालिटी नहीं है पावर की, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, तो डोमिनेंसी नेचुरली आ जाएगी और डोमिनेंसी उस सिंगल पावर की, ठीक है। दूसरी चीज जो है कि आइडेंटिकल थ्रेट परसेप्शंस आल्सो फेल बिकॉज रीजनल वर्ल्ड व्यू एंड नेशनल interests are diametrically opposed rather than aligned. Every nation has its own interest. मिडिल ईस्ट में आप देखें तो सऊदी अपने इंटरेस्ट हैं उसके किसी इशू को लेकर, अब वो यूएई के इंटरेस्ट अलग होंगे उस पर, कतर के अलग हैं, अब ईरान के अलग हैं। एक कंट्री को लेकर आपके सबके डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हैं, इश्यूज अलग हैं, तो इस वजह से भी कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं हो सकती। कलेक्टिव सिक्योरिटी में मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन ऑफ पावर होती है और इंटरेस्ट जो है ना वो सबमिट होते हैं। तो अब इतने आइडेंटिकल थ्रेट परसेप्शन है इनको कि सऊदी को किसी चीज से खतरा है, कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को यूएई के थ्रेट परसेप्शन अलग है, कि वो इस वक्त ये समझे कि फॉर सपोज के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड की वजह से इट इज नेसेसरी फॉर मी कि ईरान की जो है पावर कम हो, और
के से अभी ये नहीं समझता, वो समझता है कि डिप्लोमेटिकली मैं रीच आउट करके इनके साथ मसाइल हल कर सकता हूँ। सो सबके थ्रेट परसेप्शन अलग हैं, वर्ल्ड व्यूज अलग हैं, नेशनल इंटरेस्ट भी अलग है। तो इस वजह से ये चीज फ्लॉ है, हर्डल है, या इसको सक्सेसफुल नहीं बनाती कलेक्टिव सिक्योरिटी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस हुई वो ये था कि द सबऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी फेल्स बिकॉज ऑफ नंबर टू। नंबर टू कौन सा था? यही क्या है, आइडेंटिकल थ्रेट परसेप्शन नहीं है। वो जो पॉइंट है ना, आइडेंटिकल थ्रेट परसेप्शन कलेक्टिव सिक्योरिटी में, वो नहीं है। नो सिंगल डोमिनेंट पावर, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का एसेंशियल है, वो नहीं। तो आइडेंटिकल थ्रेट परसेप्शन के बाद जो तीसरी चीज थी ना कि सबऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, कौन अपनी सॉवरेनिटी देगा जब सबके नेशनल इंटरेस्ट ही डिफरेंट है? कौन सबमिट करेगा एक कलेक्टिव सिक्योरिटी में अपनी जो है नेशनल जो है इंटरेस्ट को? अब ये जो है नंबर टू रीजन की वजह से ये भी फेल होती है। तीसरा चौथा जो रीजन है मूविंग, वो ये है कि द रिनंसिएशन ऑफ फोर्स इज रूटीनली वायलेटेड बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट रिमेंस। कलेक्टिव सिक्योरिटी में ये है कि आपने फोर्स को रिनाउंस करना है और डिप्लोमेसी को प्रायोरिटी देनी है। अपना इंटरनल है ना, इंटरनल वर्ल्ड व्यू है ना कि यार हमने जो है आपस में ही पावर को डिफ्यूज करके एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि हम वॉर की तरफ जाए ना। लेकिन मिडिल ईस्ट में ये चीज फेल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि रिनंसिएशन ऑफ फोर्स जो है ना वो रूटीनली वायलेट होता रहता है। मिडिल ईस्ट में आप इंट्रा कंट्रीज इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सीरिया में देखें, लेबनान में देखें, या यमन में देखें, हुदीज अलग हैं और यमन फोर्सेस अलग हैं, उनके आपस में क्लैशेस हैं। कल ही 11 लोग मरे हैं, एक न्यूज आई थी कि हुदीज के अटैक की वजह से यमनीज डिफेंस फोर्सेस की। सो ये जो रिनंसिएशन फोर्स है ना, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्री रिक्विजिट है, लेकिन मिडिल ईस्ट में ये फेल होगा। क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट रिमेन सुप्रीम, सबके अपने नेशनल इंटरेस्ट है, कोई भी वायले फोर्स के यूज को अबंडन नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब जो मिडिल ईस्ट में एक और इंक्लूसिविटी ऑफ मेजर स्टेक होल्डर्स फेल बिकॉज करंट प्रपोजल इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली अटेम्प्ट टू आइसोलेट स्ट्रक्चरली एक्सक्लूड ईरान। अभी जो इस सिक्योरिटी या इस जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बातें चल रही हैं मेजरली, वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, पर्टिकुलर गल्फ कंट्रीज में चल रही हैं। तो गल्फ कंट्रीज का परसेप्शन यही है कि आपने एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ईरान को एक्सक्लूड करना है, और ईरान को एक्सक्लूड करेंगे तो ये जो चीज है ना, इंक्लूसिविटी नहीं आएगी इसमें, जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक पैरामीटर है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी इसकी पाकिस्तान पे क्या लिमिटेशंस है? देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म नेशन है और उसके पास इंप्रेसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज। हमने मैप में देखा इंडिया को जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया, लेकिन पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन का फैक्टर है ना, ये एक बड़ा हमारे लिए एक लिमिटेशन क्रिएट करता है। ठीक है। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि गल्फ में पीस पाकिस्तान के लिए वाइटल है, लेकिन पाकिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक फोकस है ना, वो हमेशा ईस्टर्न बॉर्डर पे रहता है, इंडिया पे। पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट या अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो उसको प्रायोरिटाइज करता है। क्योंकि हमें थ्रेट ही इस टाइप का है अपने ईस्टर्न बॉर्डर से। सो पाकिस्तान के लिए ये एक नया, पाकिस्तान के लिए ये एक लिमिटेशन है। ठीक है। तीसरी चीज जो बात हुई थी कि इस हिस्से में कि पाकिस्तान अगर एक्सटर्नल सिक्योरिटी गारंटर होता है और अपोज करता है टू बीइंग अ मीडिएटर, तो होता यह है कि मिडिल ईस्ट का जो आर्किटेक्चर है ना वो इतना कॉम्प्लेक्स है ना। अगर मीडिएटर तो हम हो गए, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी गारंटर बनते हैं ना तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप है। वहां पर कितनी इंटरनल उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल राइवलरीज इतनी ज्यादा हैं, इफ वी बिकम पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट इन आवर कैपेसिटी टू होल्ड ऑल दोस थिंग्स। अभी हमने यूएस और ईरान के बीच में तो डायलॉग करवाया, और कितना आपको पता है कि पिछले 2-3 मंथ से पाकिस्तान में एक एक बहुत ही जो है टाइट रोप थी जिस पे पाकिस्तान चला, और उसके बाद जाके कुछ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। लेकिन अगर आप सोचें, अगर आप पूरी मिडिल ईस्ट के उसमें चले जाते हैं, सोल गारंटर बनते हैं सबके, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए लिमिटेशन क्रिएट करते हैं मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। अब एक और चीज डिस्कस हुई थी जो कि पाकिस्तान अफेयर्स में आपको पता है, ईरान पे अगर क्वेश्चन आए तो पाकिस्तान ईरान के रिलेशंस और उसका हिस्टोरिकल बैकड्रॉप किस तरीके से इवॉल्व हुए, कैसे हुए,
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको सफिशिएंट नॉलेज है कि आप इस पे कुछ भी चीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ईरान पाकिस्तान के रिलेशंस किस तरीके से इवॉल्व। देखिए, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस दो फेजेस में हैं। एक है प्री रेवोल्यूशन फेज, एक पोस्ट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन एक जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी ईरान में 1979 में, उसमें शाह ऑफ ईरान को डिथ्रोन किया गया था, और उसके बाद जो है ईरान में एक जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी अंडर सुप्रीम लीडर, वो कायम हुई थी। और उसके बाद जो है ना, उससे पहले पाकिस्तान के रिलेशन कैसे, उसके बाद कैसे थे। पहली चीज जो थी तो ईरान के और पाकिस्तान के, ये एक हिस्टोरिकल ग्लैंस है, हिस्टोरिकल ग्लैंस। ठीक है, पहली चीज जो थी, या पहली डेवलपमेंट ये थी कि पाकिस्तान और ईरान जो है, ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, और शाह ऑफ ईरान वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट टू विजिट पाकिस्तान। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी इस डेवलपमेंट में वो ये थी कि द टू कंट्रीज हैड आल्सो साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन फरवरी। ये एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से याद रखें, जरूरी है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी पाकिस्तान और ईरान ने। और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में बेसिकली ये था कि आपने जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट है ना, हमने एक आर्यन ब्लॉक बनाना है। आर्यन ब्लॉक में ये होता, सॉरी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी। और उसमें जो आइडिया था ना 1958 में, इसके बाद जो है, अच्छा फिर क्या हुआ पाकिस्तान और जो, उस वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान एक एंटी यूएसएसआर ब्लॉक था, जो वो था सेंटो, उसमें ईरान और पाकिस्तान दोनों मेंबर हुए। उसके बाद 1958 में क्या हुआ कि द शाह आल्सो पेश द आइडिया पाकिस्तान ईरान कॉन्फिडरेशन। पाकिस्तान और ईरान कॉन्फिडरेशन का भी उसने एक आइडिया दिया था, जिसमें उसने ये भी कहा था कि अफगानिस्तान को भी शामिल करें, और इसको एक आर्यन ब्लॉक का नाम दिया। लेकिन मसला ये हुआ कि शाह ऑफ ईरान खुद उसके हेड बनना चाहते थे। उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन कैसे डेवलप हुए। फिर पाकिस्तान ने ईरान ने पाकिस्तान को 1965 और 71 की वॉर में भी जो है काफ़ी हेल्प किया, और लुक्ड आफ्टर 71 वॉर में पर्टिकुलरली उन्होंने पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका लुक आफ्टर किया। और बांग्लादेश की जब क्रिएशन हुई थी उस टाइम पे, तो ईरान ने हमेशा उस टाइम में नेशनल इंटरेस्ट समझा था पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। उसके उससे फिर बाद में जो डेवलप हुई वो ये थी पोस्ट 1979 रेवोल्यूशन। अब 1979 रेवोल्यूशन आई, आपको पता है, इससे जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज क्रिएट हुए कि रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट होगी, या एक हमारे यहाँ सेक्टेरियन डिवाइड भी हुआ और सारे मसाइल हुए। तो उस पर्सपेक्टिव में जो उस 79 रेवोल्यूशन के बाद ईरान इराक वॉर छिड़ गई थी 1980 टू 88, 8 इयर्स वो वॉर चली थी। उसमें पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर था रियाद की तरफ से कि पाकिस्तान इराक को सपोर्ट करे, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया उस टाइम में। ये पोस्ट रेवोल्यूशन जो है ना, पाकिस्तान ने इस वॉर में इराक के अगेंस्ट किया, सॉरी। तो दूसरी चीज जो थी ये थी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो भी थॉट हुआ है, और होता रहा है, और ऐसे प्रोटोकॉल्स भी इस्टेब्लिश किए हैं जो कि बॉर्डर मैनेजमेंट पे हों, और उसके अलावा जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग के एक फ्रेमवर्क्स भी हैं जो कि बलोच सेपरेटिस्ट और स्मगलिंग नेटवर्क्स के लिए अगेंस्ट है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान, अब रिसेंट पास्ट में जो डेवलपमेंट हुई थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने ईरान की जो पिछले जून जुलाई में 12 डे वॉर हुई थी ईरान और यूएस, इसराइल और यूएस की ईरान पे, उसमें पाकिस्तान ने ओपनली कंडेम भी किया था उसको, और जिसकी वजह से, और पाकिस्तान ने उस वॉर में जो है ना सपोर्ट किया था डिप्लोमेटिकली ईरान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये स्पेस मिला कर हुआ अब इस वॉर में मीडिएशन का रोल अदा कर रहा है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन जो इश्यूज ऑफ कंसर्न है वो पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस में क्या है, वो भी आप नोट डाउन कर लें। वो कभी भी आपको ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स पता होते हैं तो आप अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इश्यूज ऑफ कंसर्न्स डिकेड से इवॉल्व हुए पिछले, मतलब 1979 के बाद। जो पहली चीज इशू ऑफ कंसर्न है वो है रेवोल्यूशनरी वर्सेस स्टेटस को। अब जब 1979 रेवोल्यूशन आई थी तो आपको पता है कि एक चीजें चल रही थी कि रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट होगी, मतलब वो रेवोल्यूशन के सर्कल में से ये बात चली थी, और ये सारी कंसर्न था रीजन को। उस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान भी कंसर्न था, पाकिस्तान के पास भी बहुत
मतलब ऐसे सिनेरी ऐसे हमारी कंडीशंस थी कि अगर रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट हो जाती है तो देयर माइट बी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और केओस इन आवर ओन कंट्री। सो पहला ये था। उसके बाद जो है अफगानिस्तान, ऑब्वियसली अफगानिस्तान में उस वक्त यूएसएसआर के इन्वेड किया था, और पाकिस्तान और कुछ उनकी जो मतलब मॉरल सपोर्ट थी वो अलग अलग ग्रुप्स को थी। ईरान की पर्टिकुलरली थी मेरे ख्याल में। जो एक अलग ग्रुप था वो टिपिकली वो ताजिक और जो पर्शियन ग्रुप्स थे उनको थी। पाकिस्तान की मोस्टली जो पश्तून और एक ग्रुप्स थे उनको सपोर्ट थी। और तीसरा जो टेंशन जो पाकिस्तान और उसके प्राइमरी कंसर्न है, इशू इवॉल्व हुआ है, वो है सेक्टेरियन इश्यूज। सेक्टेरियन इश्यूज कैसे? 1990s 80s में आपको पता है कि एक वेव चली थी सेक्टेरियनिज्म में पाकिस्तान में, शिया सुन्नी क्लैशेस में। और उस टाइम में 1990s में 2 डिप्लोमेट्स भी ईरान के मारे गए थे पाकिस्तान में, जो कि एक बहुत ही रिलेशंस को जो है उसमें एक इशू बना था। और उसके बाद पाकिस्तान का भी जो मॉडर्न टाइम्स में कंसर्न था वो था ग्रोइंग ईरान इंडिया टाइज। इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की थी ईरान में, और पाकिस्तान को ये कंसर्न भी था। कुलभूषण यादव भी इंडिया पाकिस्तान बलूचिस्तान में ईरान के रूट से आए थे, तो पाकिस्तान को इसकी भी तशवीश थी। ये भी एक इशू था। और वो अब जो इशू है वो बलोच सेपरेटिस्ट एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, एक ये भी ड्राइवर है या इशू है कंसर्न पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, बॉर्डर मैनेजमेंट। सो ये 5 कंसर्न आपने याद रखने हैं, आपको रिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि करंट सिनेरियो क्या है पाकिस्तान के लिए पोस्ट वार। पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त सिनेरियो है ना वो ये है कि अब इस लैंडस्केप में जो पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट वाला जो एक डिप्लोमेटिकली हमारा एक पाथ है वो कि सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ कैसे मैनेज करें। सऊदी अरेबिया हमारे लिए एक ये मतलब एक इकोनॉमिकली और ब्रदरली कंट्री है, और हमेशा जो है हमारे ऐसी मतलब एक हार्ड टाइम्स में टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और ब्रदरली कंट्री है। ईरान भी हमारे साथ अच्छे रिलेशंस हैं। तो पाकिस्तान के लिए बैलेंस करना एक ये जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी है। तो उस पर्सपेक्टिव में ये हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी सेफ रहे और हमारे जो है टाइज विद सऊदी अरेबिया भी खराब ना हो। आप पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, आपको याद होगा, लास्ट नवंबर में सऊदी के साथ। वो भी इसी पर्सपेक्टिव में था कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं सऊदी के साथ वो बहुत डीप है। और दूसरा जो पाकिस्तान के लिए सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की जो मिडिल ईस्ट में अप्रोच है ना अब वो स्ट्रिक्टली गवर्न होती है स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन और नॉन इंट्रैम्पमेंट। अब स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन ऐसे कि अब हम इस तनाजुर में कि अब हमें जो है बैलेंसिंग एक्ट रखना है, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन करना है कि आप कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो यू शुड नॉट बी द पार्टी ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा ना बने। और दूसरा कि इंट्रैपमेंट, कि नॉन इंट्रैपमेंट क्या होती है कि आप इंट्रैप ना हो जाएं किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे यमन में आपको याद है 2016 में सऊदी ने अटैक किया तो पाकिस्तान पे ये बहुत बड़ा प्रेशर था कि पाकिस्तान किसी ग्रुप को ज्वाइन करे तो इंट्रैप हो जाता पाकिस्तान उसमें, और हूदीज को बैक थी उस वक्त हूदी मिलिशियाज को जिनके साथ सऊदी लड़ रहा था वो ईरान की। तो पाकिस्तान ने हमेशा इसको अवॉइड किया है। अब पाकिस्तान के लिए ये है कि वो अपने जो डीपर रिलेशनशिप विद तेहरान आर कोर नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव। पाकिस्तान को ये एक ईरान के साथ डीपर रिलेशनशिप्स इकोनॉमिक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हर हिसाब से जो है ना उसके लिए नेसेसरी। लेकिन इस्लामाबाद जो है ना वो जीसीसी मोनार्कीज के साथ बायलेटरल बेसिस पे रिलेशन बना रहा है, कर रहा है, करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि सबके मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स इतने कॉम्प्लेक्स है ना कि आपको एक कंट्री के मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ कुछ और रिलेशंस है, दूसरे के कुछ और हैं। बहरीन और ओमान एक माइल्ड हैं, पेसिफाई करते हैं ईरान को, उनके रिलेशंस उनके साथ मोनार्कीज के अच्छे हैं। किसी के यूएई के खराब हैं, कतर के जो हैं वो मीडिएट किया है, एक पार्टी बनी है पाकिस्तान में इसमें मेमोरेंडम में। तो पाकिस्तान
ऐसे आर्किटेक्चर का हिस्सा ना बने मिडिल ईस्ट में, जीसीसी या गल्फ कंट्री, अरब कंट्रीज में, जो कि ईरान को आइसोलेट करने का सोचे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, उसको अपना वेस्टर्न बॉर्डर सेव करना है। पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात है ईरान के साथ और स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है कि हम उस उनके साथ बेहतर रखें। तो अगर कोई फ्यूचर में ऐसा अलायंस बनता है फॉर सपोज विद इन गल्फ कंट्रीज के, वो जो अपने परसेप्शन में ऐसा हो कि वो ईरान को आइसोलेट करे, तो पाकिस्तान ने इस तरीके से मैन्यूवर करना है कि वो किसी भी ऐसे सिस्टम का हिस्सा ना बने। सो दैट वाज ऑल डिस्कशन। होपफुली मैं आपको मतलब कन्वे करना चाह रहा था वो आप तक पहुंच गया होगा। लेकिन ये इस बहुत नेसेसरी टॉपिक्स हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि इतनी वर्सेटाइल और कंप्लीट हमें रेयरली मिलती हैं कभी किसी आर्टिकल से। सो ये कुछ डाटा थी। और मजीद अगर आपको इसके ये पीडीएफ चाहिए तो आप काइंडली कांटेक्ट करें, जो नंबर नीचे आ रहा है स्क्रीन पे। सो आज की डिस्कशन यहीं तक थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में दोबारा ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।